बच्चों की जैसे कि हमारी बात हुई थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा, तो देख लो बहुत जल्दी बना दिया। तो आज हम करेंगे ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से करना है। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करें। जैसे कि अ, आपको पता ही है कि हम एक एक वर्ड को हमें पढ़ना है, समझना है। एनसीईआरटी हम कर रहे हैं एंड दिस इज द बेस्ट बुक। 80% तक ये आपको देने वाली है एग्जाम। तो 80% एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, तो उसमें हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन का। क्या लिखा है? इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? ऑब्वियसली नॉट, since we know that we are thinking beings. Spinal cord is made up of nerves which supply information to think about. Thinking involves more complex mechanisms and neural connections. These are concentrated in brain, which is the main coordinating center of the body. The brain and the spinal cord constitute the central nervous system. They receive information from all parts of the body and integrate it. ठीक है, तो यानी कि जो ब्रेन है वो एक मतलब मेन सेंटर है। ठीक है, वो कंट्रोल सेंटर है। तो जो कुछ भी हो रहा है हमारी बॉडी में, जहां भी हो रहा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक आ रही है। कौन लेके आ रहा है? सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व क्या है? सेंसरी न्यूरॉन से बनी हुई नर्व जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेती है और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। ठीक है, और ब्रेन तक जब इंफॉर्मेशन जाती है तो उससे पहले स्पाइनल कॉर्ड बीच में है। तो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है, और ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी उसको ब्रेन से इंटरप्रेट करेगा। यानी कि अपने पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पे उसे इंटरप्रेट करेगा और फिर डिसीजन लेगा कि व्हाट टू डू। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पीछे कभी ऐसा हुआ है कि किसी डॉग ने आपको बाइट किया हुआ, तो ब्रेन अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा चीजों को अगर डॉग कोई आपको सामने नजर आता है तो। बट अगर इस तरीके का कोई पुराना एक्सपीरियंस आपके साथ नहीं है तो जो इंटरप्रिटेशन होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होगी। ठीक है, ब्रेन पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हमें गाइड करता है कि व्हाट टू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। समझ आया? We also think about our action: writing, talking, moving a chair, clapping at the end of programs are examples of voluntary actions. तो ये voluntary actions क्या है? ये वो actions हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारी मर्जी से होते हैं। ताली बजानी है नहीं बजानी, ये हमारे कंट्रोल में। ठीक है, किसी से बात करनी है नहीं करनी है, ये हमारे कंट्रोल में। ठीक है, which are based on deciding what to do next. So the brain also has to send messages to muscles. This is the second way in which the nervous system communicates with the muscles. तो एक बार इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गई और दूसरी बार में ब्रेन इंफॉर्मेशन मसल्स तक पहुंचा रहा है। तो ये दूसरा वे है जिस तरीके से जिससे जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो कम्युनिकेट करता है। The communication between the central nervous system and the other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system, consisting cranial nerves arising from brain and spinal nerves arising from spinal cord. The brain thus allows us to think and take actions based on that thinking. As you will expect, this is accomplished
to a complex design with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs. The brain has three such major parts or regions, namely the forebrain, याद कर लो, midbrain, याद कर लो, और hindbrain, याद करो. ठीक है. तो अभी हमने पढ़ा वॉलंटरी एक्शंस के बारे में. वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस हैं जो हमारी मर्जी से हो, ठीक है, जिसपे हमारा पूरा कंट्रोल है कि हमें करना है या नहीं करना, हमें ये वीडियो देखना है या नहीं देखना है, ये एक वॉलंटरी एक्शन है. ठीक है. ओके. अच्छा, ब्रेन जो भी हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं, उसमें ब्रेन हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हमें बताता है वो टू. ठीक है. तो अगर सर का पुराना वीडियो अच्छा था तो ब्रेन हमें इंटरप्रेट करेगा कि नहीं भाई, सर का नया वीडियो भी हमें देखना है, हमें देखना चाहिए. ओके. तो ये है वॉलंटरी एक्शंस. और जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनमें पूरी की पूरी बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, क्योंकि वॉलंटरी एक्शंस में मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है, बोन्स की इन्वॉल्वमेंट है, नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है, और ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट. ठीक है. और ये सब कुछ बहुत ही कंट्रोल पे है. ठीक है. इसके साथ साथ ब्रेन की बात हमने की. ब्रेन के जो मेनली थ्री पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, और एक एक पार्ट के लिए जो फंक्शन है वो फिक्स है कि कौन सा पार्ट कौन सा काम करेगा. ओके. तो सबसे पहले तो नाम ही याद करने हैं आपको. एक बार जब नाम याद हो जाएंगे तो फिर उनके फंक्शंस याद करना आसान होगा. ओके. तो शुरुआत करते हैं हम फोर ब्रेन. तो ये जो फोर ब्रेन है ये क्या है. अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ तो आप याद करते हैं. देखिए क्या लिखा हुआ. द forebrain is the main thinking part of the brain. तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन का. कौन से क्वेश्चन का. तो which part of the brain responsible for the thinking. तो अगर क्वेश्चन है कि भाई which part of the brain responsible for thinking, तो आपका आंसर क्या होगा. the forebrain is the main thinking part of the brain. ठीक है. अगर वेरी शॉर्ट टाइप है, अगर लॉन्ग टाइप है तो थोड़ा सा और उसमें लिख सकते हैं. जैसे इट हैज रीजन्स which receive sensory impulses from various receptors. Separate areas of the forebrain are specialized for hearing, smell, sight, and so on. There are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors, as well as with information that is already stored in the brain. यानी कि जो पुराने एक्सपीरियंसेस है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें वो कॉम्प्लेक्स है. तो कॉम्प्लेक्स का मतलब, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज पुराना एक्सपीरियंस डॉग के साथ अच्छा नहीं, तो जैसे ही डॉग दोबारा सामने आएगा तो क्या करेंगे आप अलर्ट मोड पे आ जाएंगे. ठीक है. आप तैयार हो जाएंगे या तो डॉग से फाइट के लिए या रनिंग के लिए, या तो आप भागने के लिए तैयार हो जाएंगे या डॉग को भगाने के लिए तैयार हो जाएंगे. लेकिन अगर आपका पुराना एक्सपीरियंस अच्छा है डॉग के साथ तो देयर विल बी नो रिस्पॉन्स. डॉग है, ठीक है, डॉग अपने काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे. ठीक है. ओके. आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है. All this decision is made about how to respond, and the information is passed on to the motor areas, which control the movement of voluntary muscles. For example, our leg muscles. However, certain sensations are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough?
ठीक है ना। हमें कैसे पता लगता है कि हमने बहुत खाना खा लिया है? द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ अ सेंटर associated with finger, which is in a separate part of the forebrain. तो ये भी फोरब्रेन का ही पार्ट है जो हमें इस तरीके के सेंसेशन देता है कि हमें भूख लग रही है, या फिर हमें प्यास लग रही है, या फिर हमने बहुत ज्यादा खा लिया। फुलनेस की जो सेंसेशन है वो। तो ये फोरब्रेन के बारे में था कि फोरब्रेन के पार्ट्स यानी कि फोरब्रेन के फंक्शन। तो एक तो मेन तो थिंकिंग प्रोसेस है। थिंकिंग के साथ साथ कुछ ऐसे सेंसेशन भी हैं जैसे कि भूख लगना या ज्यादा खा लेना, प्यास लगना, ये सारी। ओके। इसके बाद ये देखिए ब्रेन का डायग्राम बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। ओके। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा जिससे कि पूरा ब्रेन का डायग्राम एक ही बार में हमें नजर आ सके। ओके। तो यहाँ आप देखिए, तो ये जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, इसमें हमें सारे के सारे पार्ट्स शो किए हुए। तो सबसे पहले हम फोर ब्रेन देख रहे हैं। फोर ब्रेन के बाद मिड ब्रेन हमें नजर आ रहा है, देखो एरो से मार्क किया गया। और सबसे नीचे इन ब्रेन हमें बताया गया। ओके। तो जो मेन है वो फोर ब्रेन की है, क्योंकि फोर ब्रेन में ही ये सारे के सारे पार्ट, जो मेन पार्ट्स हैं वो फोर ब्रेन के अंदर ही आते हैं। क्लियर हो गया। तो जो फोर ब्रेन है ये पूरा का पूरा पोर्शन है फोर ब्रेन में, जिसमें सेरिब्रम है, और ये जो है आपका क्रेनियम स्कल। ये तो क्रेनियम स्कल तो प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक मिड ब्रेन का इसमें दे रखा है। और हाइपोथैलेमस के बारे में बताया हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया हुआ है। हिन ब्रेन में पूंस, मेडुला, सेरिबेलम ये दे रखा है। और लास्ट में इसका जो कनेक्शन है वो दे रखा है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन जो है इसका पूरा का पूरा डायग्राम है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एक बार बना के देखो। लेबलिंग इंपॉर्टेंट होती है, खूबसूरती इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर ब्रेन अच्छा नहीं बनेगा चलेगा, लेकिन उसकी जो लेबलिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है। तो जितने भी पार्ट्स आपको दे रखे हैं वो सारे के सारे लेबल्ड होने चाहिए, अच्छे से होने चाहिए, तो उसमें कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। देन यू विल गेट फुल मार्क्स इफ डायग्राम कम्स। ओके। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। ओके। तो आगे देखते हैं। आगे लिखा है स्टडी द लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन। कैन फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट? यस वी कैन, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें वो फंक्शंस के बारे में ही हमें बताएगा। ठीक है। ओके। तो कंटिन्यू करते हैं रीडिंग अपनी। Let us look at the other use of the word reflex that we have talked about in the introduction. Our mouth waters when we see food we like, without our meaning to. Our hearts beat without our thinking about it. In fact, we cannot control these actions easily by thinking about them, even if we wanted to. ठीक है। मतलब अगर हम हार्ट बीट को रोकना चाहें तो हम रोक ना सकते, वो तो अपने आप चल रही है और चलती रहेगी, और रुकनी भी नहीं चाहिए। ओके। तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन, ये हमारी मर्जी से नहीं होगी। आगे क्या लिखा है, डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड? तो क्या हम डाइजेस्ट फूड के बारे में सोचते हैं? तो चलो भाई हम अपने फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये नेचुरली है, ऑटोमेटिक है, यानी कि ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन है। In between the simple reflex action like change in the size of the pupil and the thought out actions such as moving a chair, there is another set of muscles
movement over which we do not have any thinking control. Many of these involuntary actions are controlled by the midbrain. अब देखो midbrain आया, तो midbrain का क्या फंक्शन है? तो बहुत सारे जो involuntary actions हैं, they are controlled by the midbrain and hindbrain. So all these involuntary actions, including blood pressure, salivation, vomiting, are controlled by the medulla in the hindbrain. अब आता है मेडुला का क्या फंक्शन है, तो आप क्या लिखेंगे कि ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग आर कंट्रोल बाय द मेडुला इन द हिंब्रेन. कहाँ मिलता है? हिंब्रेन का पार्ट. समझ आया? तो ये सारे के सारे पार्ट, मतलब हमें जितने भी इसके फंक्शंस हैं, फोरब्रेन, हिंब्रेन, मिड ब्रेन, ये सारे हमें लर्न एंड राइट करना. ओके, बिना लर्न किए हम लिख नहीं सकते, और बिना लिखे हम ये कह नहीं सकते कि हमें याद हो. ओके, सो दैट इज व्हाई ऑलवेज फोकस ऑन लर्न एंड राइट. चलिए एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं. लिखा, थिंकिंग अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल, these are possible due to a part of the hindbrain called cerebellum. Okay, it is responsible for decision of voluntary actions and maintaining the posture and balance of the body. अब जैसे हम बैठे हैं चेयर के ऊपर, तो हम कभी भी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश नहीं करते, तो कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा है ना. तो वो जो बैलेंसिंग है, ये कौन कर रहा है? दिस इज कंट्रोल्ड बाय द cerebellum of the brain. So imagine what would happen if each of these events failed to take place if we were not thinking about it. तो अगर हम ये अपने बारे में नहीं सोच रहे कि भाई हम चेयर पे बैठे हैं तो हम चेयर से गिर जाए, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? तो अगर ऐसा हो तो क्या होगा, तो बच्चों फिर तो हम अपने आप को बैलेंस करने में ही सारा टाइम बिताएंगे. पढ़ने में तो हम अपना दिमाग लगा ही नहीं सकते, क्योंकि भाई बार बार अगर लिखते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब? लर्न कब करेंगे? रीड कब करेंगे? ओके, सो दीज एक्शंस आर इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एक और टॉपिक है. अच्छा देखिए क्या लिखा हुआ है. हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड? ठीक है, कौन सा? अ डेलिकेट ऑर्गन like the brain, which is so important for a variety of activities, needs to be carefully protected. For this, the body is designed so that the brain sits inside a bony box. Inside the box, the brain is contained in a fluid-filled balloon, which provides further shock absorption. If you run your brain down, your hand down the middle of your back, you will feel a hard, bumpy structure, and this is the vertebral column और backbone. ये किसके प्रोटेक्शन के लिए है? स्पाइनल कॉर्ड के. ठीक है, तो यहाँ हमने बात की प्रोटेक्शन की, यानी कि जो हमारा ब्रेन है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, एंड जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है दिस इज बाय द बैकबोन, जिसे हम वर्टेब्रल कॉलम भी कहते हैं. क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन के बारे में आपने पढ़ना है, और जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ लर्न करना है, और लर्न करने के बाद लिखना जरूर, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं नो गारंटी कि आपको लर्न होगी. ओके बच्चे, चलो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है. आगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक दे रखा है कि हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन. तो एक्शन में कैसे आते हैं ये टिश्यू? देखिए क्या लिखा है. सो फार वी हैव बीन टॉकिंग about nervous tissue and how it collects information, sends it around the body, process information,
makes decisions based on information and convey decision to muscles for action. In other words, when the action or movement is to be performed, muscle tissue will do the final job. How do animal muscles move? When a nerve impulse reaches the muscles fiber must move. How does a muscle cell move? The simplest notion of movement at the cellular level is that muscle cell will move by changing their shape so that they shorten. So the next question is, how do muscle cells change their shape? The answer must lie in the chemistry of cellular component. Muscle cells have a special protein that change both their shape and their arrangement in the cell in response to nervous electrical impulses. When this happens, new arrangement of these proteins gives the muscle cell a shorter form. Remember, when we talk about muscles tissue in class 9, there were different kinds of muscles, such as voluntary muscles and involuntary muscles. Based on what we have discussed so far, what do you think the differences between these would be? ठीक है, तो अभी तक जो हमने रीडिंग की है उसके बेसिस पे अगर हमें इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री मसल्स के बीच में अगर डिफरेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो कुछ एक पॉइंट हैं जो हम लिख सकते हैं, जैसे कि वॉलेंट्री मसल जो है वो हमारे कंट्रोल में है, जबकि इनवॉलेंट्री मसल जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि दे डू द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विल, जबकि वॉलेंट्री मसल जो है वो दे डू द वर्क अकॉर्डिंग आवर विल। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आगे लिखे हैं कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉक? ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? चलिए फटाफट से लिखवाते हैं। जीनी है हमारे पास जो फटाफट से आंसर लिखता है। ओके जीनी, तो चलिए क्वेश्चन आपने सुन ही लिया है, फटाफट से इसका आंसर लिख दीजिए। जीनी इज डूइंग हिज वर्क, वेरी गुड, शाबाश। ओके, तो यह एक टेबल है, इस टेबल में देखो हमारा आंसर छिपा हुआ है। आंसर है रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है? तो हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं उसके लिए। रिफ्लेक्स एक्शन में नंबर 1 लिख सकते हैं, इट इज द एक्शन परफॉर्म ऑटोमेटिकली। वॉकिंग में लिखेंगे, इट इज अ रिस्पॉन्स टू द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड बाय नर्व टू मसल्स ऑफ द लेग्स, इन दिस केस थिंकिंग इज इन्वॉल्व, यानी कि ब्रेन इन्वॉल्व। नंबर 2 लिख सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में, इट इज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड, जबकि वॉकिंग में लिख सकते हैं कि ब्रेन कंट्रोल्स एंड इंस्ट्रक्ट्स लेग मसल्स टू मूव। इसी तरीके से नंबर 3 में हम लिख सकते हैं कि इट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन वाले कॉलम में, जबकि वॉकिंग वाले कॉलम में हम लिख सकते हैं कि इट इज अ वॉलंटरी एक्शन। ठीक है, तो हालांकि मैं चाह रहा था कि ये बाकी के क्वेश्चन भी अभी करा दूं, बट ड्यू टू सम रीजन कि हमें अभी ये वीडियो यही रोकनी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे तो ये जो क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, यहीं से हम स्टार्ट करें। ओके, तो चलिए तब तक के लिए आपके पास सफिशिएंट वर्क तो है, वो आप रिवाइज करिए, जो हमने पढ़ा वो करिए, जो क्वेश्चन हमने किए वो करिए, जो डेफिनेशन हमने की वो करिए। तो आज का जो काम हमने किया वो आप कंप्लीट करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।